नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं कोर्स ऑफ डिस्कोर्स। बीते सप्ताह दिल्ली से भागलपुर और वापसी की यात्रा के कुछ रोचक अन्वेषण हैं। जहां तक इस आम चुनाव का प्रश्न है, सहयात्रियों में किसी अप्रत्याशित चुनाव परिणाम की उम्मीद नहीं है और कठिन चुनाव के बाद भी मोदी सरकार की वापसी को लोग तय मानते हैं। अनेक सहयात्रियों की उलझन भविष्य के दो सवालों को लेकर थी। पहला कि आरक्षण का भविष्य क्या है और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी क्या एक व्यवहारिक विचार और समाधान है, और दूसरा कि योगी आदित्यनाथ का राष्ट्रीय राजनीति में भविष्य क्या है, कैसा है। कुछ सहयात्रियों का कहना था कि यदि भाजपा स्पष्ट बहुमत या पहले से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाती है तो मोदी की नई सरकार में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का पद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को दिया जा सकता है। वे कहते हैं कि यह एक म्यान में दो तलवार नहीं, बल्कि एक तलवारबाज के दोनों हाथों में तलवार का होना है। ऐसे अनुमानों से ही पता चलता है कि जनता और लोकतंत्र एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। लोगों को सुनते और बीच बीच में उस चर्चा में शामिल होते हुए एक बार फिर लगा कि तथ्यहीन सूचनाओं और अफवाहों से कोई भी अछूता नहीं है। हालांकि चरण दर चरण बढ़ते चुनाव में विपक्षी गठबंधन के नेतागण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कहीं अधिक हमलावर हैं। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। प्रयागराज में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते हुए जब अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा केवल वाराणसी सीट जीतेगी, इंडी गठबंधन बाकी 79 सीटों पर जीतेगा, तो यह बयान प्रधानमंत्री मोदी से अधिक मुख्यमंत्री योगी को चुनौती है। उधर जमानत पर जेल से बाहर आकर चुनाव प्रचार कर रहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी योगी आदित्यनाथ को लेकर दिलचस्प भविष्यवाणी की है। वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब अगले साल 75 वर्ष के होंगे तब उनके सेवानिवृत्त होने पर अमित शाह नए प्रधानमंत्री बनेंगे और अगर भाजपा लोकसभा चुनाव जीतती है तो योगी आदित्यनाथ को 2 महीने के भीतर मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। जहां तक मोदी के राजनीतिक संन्यास का संबंध है, यह तो असंभव है कि मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बन सकें, लेकिन वे यह जरूर जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू 16 साल और 286 दिन के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। वैसे मोदी को समझना बहुत कठिन है, लेकिन यदि लोकतंत्र ने प्रधानमंत्री मोदी को अवसर दिया तो मोदी अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल को नेहरू से छोटा नहीं रखना चाहेंगे। रहा सवाल योगी आदित्यनाथ का, तो उनके कार्यकाल और राजनीतिक भविष्य को लेकर आम लोगों के प्रश्नों में जिज्ञासा और कौतूहल दोनों के भाव हैं। अनेक सर्वेक्षण भी बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। इस आम चुनाव में भी मुख्यमंत्री योगी देश भर में 150 के करीब जनसभाएं और रोड शो कर चुके हैं। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि योगी आदित्यनाथ और अरविंद केजरीवाल अगले 25 सालों के राजनीतिक घटनाक्रमों में सबसे निर्णायक नेता हो सकते हैं, लेकिन केजरीवाल की तुलना में योगी आदित्यनाथ कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण भूमिका में है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के पास किसी भी दूसरे राजनेता की तुलना में कहीं अधिक अवसर हैं। हमें द मेकिंग ऑफ योगी आदित्यनाथ समझना चाहिए। 1990 के दशक से अयोध्या आंदोलन में भाजपा की सीधी भागीदारी और तमाम लोकप्रिय नेताओं और मुख्यमंत्रियों के बाद भी भाजपा उत्तर प्रदेश में एक निश्चित मत प्रतिशत और सामाजिक अपील से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। कारण 2 हैं। पहला, अटल आडवाणी की राजनीति की सीमाएं और समस्याएं, जिसमें वे भाजपा को उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में ताकतवर नहीं बना सके। दूसरा कि 1990 से 2017 के लंबे कालखंड में मंडल कमीशन और दलित चेतना ने मिलकर जिस सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को केंद्रीय मुद्दा बनाया, उसके लाभार्थी दलों और सियासी परिवारों के गठबंधन और शासन के क्रम ने भाजपा के हिंदुत्व को आगे बढ़ने नहीं दिया। यह वोट बैंक की राजनीति का आदर्श दौर कहा जा सकता है, जहां पार्टियां और उनके सामाजिक सामुदायिक वोट बैंक पूरी तरह स्पष्ट
और परिभाषित थे। लेकिन इस दौर में दो बातें हुई। पहला कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन के भीतर उभरने वाली दूसरी महत्वाकांक्षाओं और असमानताओं को ठीक करने में वे सफल नहीं हुए, या कहें कि वे गंभीर नहीं थे। और दूसरा कि उत्तर प्रदेश अपेक्षित प्रगति, सामाजिक सुरक्षा और संभावित विकास के लिए जरूरी उपायों को जमीन पर उतारने में विफल रहा। अब यह स्पष्ट है कि 2014 में गुजरात मॉडल से राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के दौर की राजनीतिक भाषा और उसकी परियोजना ने देश के किसी भी दूसरे राज्य की तुलना में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं बड़े संरचनात्मक बदलाव किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी से सांसद होना महज संयोग नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण कारक है। जरा याद कीजिए 2017 में 11 मार्च को विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री चयन को लेकर अगले 7 दिनों में कितनी अफवाहें, कैसी दावेदारियों, माथापच्ची और समीकरणों पर जबरदस्त मंथन के बाद सांसद योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री किस तरह चुने गए। और मुझे लगता है कि उनके मुख्यमंत्रित्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लगभग कोई भूमिका भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वे अपने नेतृत्व में शासन और सरकार को अलग पहचान देने में सफल हुए हैं। 2022 में दोबारा चुने जाने का इतिहास रचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज निश्चित रूप से उसी दौर में हैं जहां गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 2011-12 के बाद खड़े थे। गवर्नेंस, जन सुरक्षा, इन्वेस्टमेंट, जन कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी और भविष्य की योजनाओं को लेकर सक्रियता, इन 5 कसौटियों पर योगी आदित्यनाथ अपने सभी पूर्ववर्तियों से कहीं आगे दिखते हैं। वे केजरीवाल की तरह दिल्ली जैसे किसी बजट सरप्लस स्टेट या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, जहां व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हों। अभी 1 दशक पहले तक उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना होती थी, लेकिन आज कैपिटल इन्वेस्टमेंट से लेकर जीएसटी कलेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी जैसे अनेक मानकों पर उत्तर प्रदेश की तुलना अब तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों के साथ हो रही है। यह मोदी के साथ योगी का प्रभाव है और योगी आदित्यनाथ वही एक्स फैक्टर हैं जिसके बगैर प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रीय परियोजना सफल नहीं हो सकती है। आम चर्चाओं में उठने वाला यह प्रश्न कि क्या योगी आदित्यनाथ भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, अपने आप में उनकी संभावना और दावेदारी का संकेत करता है। केजरीवाल की भविष्यवाणी को थोड़ी देर के लिए ही यदि सही मान लें तो मेरा अनुमान है कि 2017 में उत्तर प्रदेश में अपने जिस प्रभाव, लोकप्रियता और अपील के बूते सांसद योगी आदित्यनाथ जिस तरह मुख्यमंत्री बनने में सफल हुए और जारी आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में उन्होंने जिस तरह अपनी ऊर्जा झोंकी है, भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति में नेतृत्व को लेकर यदि लखनऊ 2017 के समान कोई परिस्थिति दिल्ली में बनी तो योगी आदित्यनाथ फिर से सफल हो सकते हैं। ध्यान रखें कि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होंगे और लगभग इन्हीं वर्षों में लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में बढ़ी हुई संसदीय सीटों के साथ 2029 में अगली लोकसभा का चुनाव भी होना है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की राष्ट्रीय संभावना 2 महत्वपूर्ण पहलुओं पर टिकी है। पहला कि भाजपा अटल आडवाणी के बाद मोदी शाह के दौर में है और यदि केजरीवाल की भविष्यवाणी सही साबित होती है और अमित शाह प्रधानमंत्री बनते हैं तो यह भी योगी आदित्यनाथ के बगैर संभव नहीं है। बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के प्रभावशाली कार्यकाल और विशिष्ट अपील के कारण उत्तर प्रदेश की तुलना आज मध्य प्रदेश, राजस्थान और यहां तक कि आज के गुजरात से नहीं की जा सकती है, जहां भाजपा आला कमान मुख्यमंत्री बदलने की प्रक्रिया को अंजाम देता रहा है और योगी आदित्यनाथ न तो राजनाथ सिंह हैं, न शिवराज सिंह चौहान और न वसुंधरा राजे सिंधिया।
यही कारण है कि विपक्षी पार्टियां भी योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हैं और वे भाजपा के इंटरनल फॉल्ट लाइंस को उजागर करना चाहते हैं। हकीकत यही है कि योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के समान न केवल अपनी पॉलिटिकल अपील बनाने और बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं, बल्कि वे एक मामले में मोदी से भी आगे हैं कि उन्होंने अपने लिए पॉलिटिकल अर्थ मूविंग इंस्ट्रूमेंट यानी बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया है। हालांकि बुलडोजर गवर्नेंस को लेकर अनेक राजनीतिक विश्लेषकों ने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं, लेकिन भाजपा में मोदी के बाद अमित शाह या योगी आदित्यनाथ जैसे नामों की चर्चा के जरिए भय और भ्रम परोसकर आज का विपक्ष यदि किसी चुनावी लाभ की कल्पना करता है तो इसमें बुनियादी तौर पर दो समस्याएं हैं। पहला कि शाह और योगी का भय जताकर वे खुद मोदी को कहीं उदार प्रधानमंत्री साबित कर देते हैं, ठीक वैसे जैसे विपक्षी दलों के लिए आडवाणी मोदी की तुलना में आज कहीं अधिक सेकुलर और उदार नेता दिखते हैं। और दूसरा कि मोदी के बाद कौन बताते ही खुद इंडी गठबंधन अपने भावी प्रधानमंत्री और उत्तराधिकार को लेकर अपनी दुविधा, अनिश्चितता और भ्रम को मुद्दा बना देता है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर 5 साल 5 प्रधानमंत्री का तंज सटीक बैठ जाता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या योगी और शाह अगले अटल आडवाणी या मोदी शाह जैसी जोड़ी होंगे। दरअसल अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की जैसी राजनीतिक शैली है और राजनीति में असंभव के संभव होने की जितनी संभावनाएं हो सकती हैं, उसके आधार पर मुझे नहीं लगता कि एक मयान में 2 तलवार की कहावत को लेकर राजनीति विज्ञान इतना सहिष्णु और उदार हो सकता है। भाजपा में शाह के लिए योगी छोटी अवधि की संभावना तो हो सकती है, लेकिन योगी के लिए किसी शाह का उभरना अभी बाकी है। यह भी तय है कि योगी के किसी शाह की भूमिका मोदी के शाह की भूमिका के समान कहीं लंबी होगी, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति की परियोजना को लेकर यही योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी चुनौती है कि वह अपना शाह किसे बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। लेकिन जरा विचार करें कि यदि 2011 से 14 के दरमियान केंद्र में मनमोहन सरकार अपने गवर्नेंस और कथित करप्शन को लेकर अलोकप्रिय ना हुई होती, तो क्या गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी की राष्ट्रीय राजनीति में कोई भूमिका हो सकती थी। अपने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री बनने वाले मोदी पहले और एकमात्र नेता हैं। फिर सवाल है कि क्या मोदी अपने इस रिकॉर्ड में योगी आदित्यनाथ को साझेदार बनाएंगे। सवाल यह भी है कि जिस तरह गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी को केंद्र में कांग्रेस शासित मनमोहन सरकार की बिगड़ती छवि का लाभ मिला, मोदी को गुजरात में उनके गवर्नेंस की ख्याति अर्जित हुई, क्या योगी आदित्यनाथ की राष्ट्रीय भूमिका के लिए केंद्र में मोदी सरकार का होना लिमिटेशन है या स्ट्रेंथ। विचार कीजिएगा। आपने द कोर्स ऑफ डिस्कोर्स देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।